मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, सहाचार्य इतिहास, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर प्राचीन भारत का इतिहास का जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। आपको मैंने पहले पढ़ाया था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसकी संपूर्ण जानकारी हमको वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे और आर्यों को विश्व की सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंस्कृत जाति माना जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट और स्वतंत्र। सिंधु सभ्यता के विपरीत हम देखें तो वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। इनका कोई स्थायी निवास नहीं था, इसलिए इसके पीछे कोई ठोस भौतिक अवशेष ये नहीं छोड़ के गए हैं। ये वैदिक सभ्यता को जानने के हमारे पास जो साधन है वो वैदिक साहित्य ही है। वैदिक साहित्य से तात्पर्य 4 वेदों से है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। प्रत्येक वेद की अपनी संहिता है और प्रत्येक संहिता से संबद्ध ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथ हैं और ये सभी वैदिक साहित्य का ही भाग है। वेदों को अपौरुषेय, संहिता एवं श्रुति भी कहा गया है। तो संपूर्ण वैदिक काल एक लंबे कालखंड को सूचित करता है जिसके अंतराल में विकास एवं परिवर्तन घटित होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन एवं कालक्रम संबंधी प्रमाणों के आधार पर वैदिक काल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को जानने के जो हमारे पास साधन है वो है ऋग्वेद, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और दूसरा काल है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, जिस शेष जो वैदिक साहित्य है ऋग्वेद को छोड़ करके उनसे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के इतिहास को जानने का हमारे पास मुख्य स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्य मुख्य रूप से सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे और काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे, जो पश्चिमी भारत में मगध तक हमको प्राप्त हुए हैं। आर्यों ने संपूर्ण पंजाब को सप्त सैंधव प्रदेश कहा है। तांबे के बर्तन और गेरुए मृदभांड गंगा यमुना के दोआब में हमको प्राप्त हुए हैं, जिससे विदित होता है कि आर्यों का प्रसार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हो गया था। ऋग्वेद के भौगोलिक विवरण से ज्ञात होता है कि आर्य काबुल, खुर्रम, गोमल, स्वात, सिंधु, झेलम, चिनाब, पुरुषनी, रावी,
व्यास, सतलज, सरस्वती, यमुना, गंगा नदी क्षेत्रों की जलवायु से भली भांति परिचित थे। ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन 1 बार और यमुना का 3 बार आया है। अनेक पर्वतों का भी उल्लेख हुआ है। हिमालय एवं उसकी चोटी मूजवंत का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों का विस्तार पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा तक हो चुका था। सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच का प्रदेश बहुत पवित्र माना जाने लगा था, जिसे ब्रह्मवत भी कहा जाता है। ऋग्वेद से हमें तत्कालीन राजनीतिक दशा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में राजतंत्रीय राजव्यवस्था अपने अस्तित्व में थी। समस्त आर्य जाति अनेक जनों में विभक्त थी। प्रत्येक जन का अलग नेता या राजा होता था। इस भूखंड में अनेक छोटे बड़े अनेक राज्य थे जो आपस में अन्य आर्येतर जातियों के साथ निरंतर युद्धरत रहते थे। ऋग्वेद में 20 से 21 जनों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ विशेष प्रसिद्ध थे। पंचजन का उल्लेख ऋग्वेद में आया है। अनु, दोहो, यदु, पुरु और तुर्वस। इनके अतिरिक्त भरत, कृवि, त्रिसु, ये सब प्रमुख जन थे उस काल के। तो उस काल की राजनीतिक दशा का अध्ययन हम कई शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहला आता है परिवार। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसे कुल कहा जाता था और कुल के नेता को कुलप कहा जाता था। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। इसके बाद आता है ग्राम। अनेक परिवारों को मिलकर के ग्राम का निर्माण होता था। परिवार के प्रधान कुलप के समान ही ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। यह पद अत्यंत महत्व का था, क्योंकि ग्रामणी ही ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। कई ग्रामों को मिलकर के विश्व बनता था। अनेक विश्व के जो सर्वोच्च अधिकारी है वो विश्वपति कहलाता था। अनेक विश्वों को मिलकर के जन का निर्माण होता था और जन के सर्वोच्च अधिकारी को रक्षक कहा जाता था। और सब जनों को मिलाकर के राष्ट्र का निर्माण होता था। देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन शासन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी और इसको चलाने के लिए राजा, पुरोहित, सेनानी, सभा और समिति के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन होता था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजा। उसके क्या अधिकार थे, उसके क्या कर्तव्य थे। राजा जो था वो संपूर्ण राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसका पद साधारणतया वंशानुगत होता था, यानी राजा के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता था। लेकिन अगर वो अयोग्य होता था तो उसके स्थान पर अन्य योग्य राजपुत्र को राजा नियुक्त किया जाता था। समाज में राजा का महत्वपूर्ण स्थान था। वो संपूर्ण जो जीवन था वो ऐश्वर्यपूर्ण
तरीके से व्यतीत करता था, लेकिन उसका प्रथम कर्तव्य प्रजा का पालन करना था। ऋग्वेद के अनुसार राजा में कुछ गुणों का होना आवश्यक था। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और राजा द्वारा विभिन्न उपाधियों का धारण करना तथा राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञों का आयोजन किया जाता था। ये थे राजा के मुख्य कर्तव्य। वो जन का रक्षक कहा जाता था। मुख्य कार्य उसकी प्रजा का रक्षा करना था। मुख्य जो पदाधिकारी थे, राजकीय पदाधिकारी, उनके 3 नाम हमको मिलते हैं ऋग्वेद में: पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। इनमें पुरोहित जो थे, प्रशासनिक दृष्टि से इनका बहुत अधिक महत्व था। वो एक शिक्षक, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक और मित्र के रूप में राजा का प्रमुख साथी था। धार्मिक कार्यकलापों के साथ ही वो राजनीतिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और युद्ध में भी राजा के साथ जाता था। पुरोहित के साथ ही सेनानी का भी बहुत महत्व था, क्योंकि वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। उसकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी और इसका मुख्य कार्य राज्य की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना और अन्य राज्यों पर आक्रमण करना होता था। इसके बाद है सभा और समिति, 2 संस्थाएं। ऋग्वैदिक कालीन राजाओं के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं अस्तित्व में थी। सभा जो थी वो छोटी संस्था थी। उसमें राजा के निकट संबंधी होते थे और सभा में उच्च कोटि के राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। समिति बड़ी संस्था थी, जनसाधारण इसके सदस्य होते थे। इस समिति का कार्य युद्ध, संधि, आय व्यय आदि मामलों पर निर्णय लेना था तथा राजा के निर्वाचन में भाग लेना होता था। इस सभा और समिति के विषय में सभी विद्वान एक मत नहीं हैं, सभी अलग अलग मत व्यक्त करते हैं। और उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा के अधिकारों में वृद्धि हो जाने के कारण सभा और समिति का महत्व कम हो गया था। भूमि कर और व्यापार कर राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को बलि कहा जाता था। कर एकत्र करने वाले अधिकारी का नाम भाग दूध नामक अधिकारी आया है। इस काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी बहुत अल्प हमको प्राप्त होती है। सर्वोच्च न्यायाधिकारी राजा ही होता था और अन्य कर्मचारियों के सहयोग से न्याय व्यवस्था का संचालन करता था। राजा द्वारा न्याय संबंधी अधिकार अध्यक्ष नामक अधिकारी को प्रदान किए गए थे और गांव के न्याय संबंधी कार्य ग्रामणी नामक जो अधिकारी था ग्राम का, वो किया करता था। राजद्रोही और ब्राह्मण की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था और निर्दोष सिद्ध करने के लिए जल और अग्नि परीक्षा का भी प्रचलन था। भारतीय आर्यों का प्रारंभिक इतिहास उनके अनवरत युद्धों का इतिहास है। तो उन्हें निरंतर युद्ध करना पड़ा। तो आपस में भी ये लोग युद्ध करते रहते थे। जन का जो प्रत्येक पुरुष था वो सैनिक होता था और आवश्यकता पड़ने पर उसे शस्त्र धारण करके युद्ध में भाग लेना पड़ता था। साधारणतया सैनिक पैदल युद्ध करते थे और धनुष, बाण, तलवार, भाला, फरसा इन सब से युद्ध किया जाता था।
एक दशराज्य युद्ध का उल्लेख जो है वो भी ऋग्वेद में आया है। ये पारस्परिक युद्धों में प्रमुख है। 10 राजाओं का युद्ध। इसमें भरत जो जन था उसका नरेश सुदास के विरुद्ध उसके निकटवर्ती 10 राजाओं ने संघ बना करके युद्ध की घोषणा कर दी थी और युद्ध में सुदास की विजय हुई और पंजाब में उसकी अभूतपूर्व प्रतिष्ठा हो गई। इस प्रकार ये था इस वैदिक सभ्यता का राजनीतिक संगठन, राजनीतिक जीवन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी इनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन।